नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने बात किया था आपसे, तो करंट अफेयर्स मैंने डाल दिया है आपके पास जनवरी का फुल मंथ का करंट अफेयर्स। और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन अब क्या है, हमने एक चीज़ आपसे और बात की थी। क्या बात की थी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं हिंदी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दूंगा और हिंदी के प्रैक्टिस सेट मैं आपको मतलब दूंगा। तो उन्हीं जो वादे थे उनके क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का हिंदी टेस्ट सीरीज का पहला ये टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप लगाते हैं, इसका मैं पीडीएफ भी लिंक कर दूंगा और आप इसको ध्यान से लगाइए। ध्यान से लगाने के बाद ईमानदारी से लगाइए, फिर उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे वीडियो देख कर लीजिए। ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं और फिर देखिए कि आपके अगर 35 प्लस नंबर इसमें स्कोर हो रहे हैं, समझ लीजिए कि आप वर्दी के हकदार हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मोरल थोड़ा बढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आगत स्वर है, तो आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल वीडियो हिंदी का डाल दिया है। 1 साल पहले ही हमने पढ़ाया था। फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आगत स्वर किसे कहते हैं। वो स्वर जो विदेशी है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है, हमारे मूल भाषा में वो स्वर नहीं था, इसको हमने विदेशी भाषाओं से इसको अडॉप्ट किया है, तो उस स्वर को आगत स्वर कहते हैं। और यही संदर्भ में, अगर व्यंजन के संदर्भ में यही चीज़ें हैं तो उसे आगत व्यंजन कहते हैं। तो निम्न में से आगत स्वर कौन सा है, तो अ है। ये स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर हमारे पास कितने हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। आप पुराना पैटर्न छोड़ दीजिए जिसमें आप रटते थे कि 13 स्वर हैं और 36 व्यंजन हैं, और टोटल आपके कितने हो जाते थे, 13 और 36 49। तो आगत स्वर है आ, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि क ग ज फा ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। और व्यंजन में इनको क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, देखिए व्यंजन इस तरह से शुद्धवर्तनी व्यंजन की यही है, ये है व्यंजन। अगला प्रश्न लिखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन अनुस्वर, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो उन्हें कहते हैं अकारांत। ऑप्शन डी इसका सही है। आप ध्यान से लगाइएगा और देखिएगा कि आपका जो इसका स्कोर है कितना आता है। कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष, अनुजीवी। तो यहाँ पे देखिए जो अपशब्द है इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें है अप। अप मतलब क्या होता है, बुरा। लाचार, इसमें उपसर्ग क्या है, ला। प्रकर्ष में उपसर्ग क्या है, प्रा। प्रमुख, प्रकाश, प्रकार, प्रकर्ष। अनुजीवी में क्या है उपसर्ग, अनु है। अनु है, तो अनु, प्रा और अप ये तीनों हैं, ये और प्रकर्ष और अनु ये तीनों हैं संस्कृत के उपसर्ग, और ये है अरबी उपसर्ग है उर्दू का। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, थोड़ा ध्यान से बाबूजी, थोड़ा ध्यान से। इया और ई तो है ही नहीं। कर और कार, देखो चर्मकार है तो इसमें होना चाहिए ये चर्मकार, सी ऑप्शन। और प्रभाकर इसमें है कर, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, बाकी ये सब गलत है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए क्या, कुछ, कौन और यह। यह एक इंगित क्या करता है, यह की पर्टिकुलर ये चीज, तो ये इंडिकेट करता है एक जो कहते हैं कि निश्चित वस्तु को। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, बाकी ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन क्या है, पंकज है, जलज है, विद्यालय है और कमल है। तो रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द पर्टिकुलर जिस रूप में हैं, जैसे मान लीजिए कुर्सी,
अब कुर्सी हमने बोल दिया, तो कुर्सी बोल दिया तो मन मस्तिष्क में हमारे एक चित्र बनता है किसका, कि उसमें 4 पैर होंगे, टेक लगाने वाला होगा और हत्था भी होगा। तो इस तरह से कुर्सी का जब दृश्य बन जाता है, रूढ़ शब्द आप ऐसे व्यवहारिक शब्द भाषा में ये समझिए कि जैसे आपने बोला 4 पाई, तो 4 पाई अगर आपके मन में आया तो 4 पाई में 4 पाया होंगे, आपके मन में यही आया होगा कि 4 पाई मतलब 4 पायों वाला। लेकिन 4 पाई किसे कहते हैं, जो खटिया गांव में होता है, खाट होता है। आपके मन में 4 पाई नाम सुन के वही चीज़ दिमाग में आ गया। जिस शब्द को सुन के कोई एक निश्चित चित्र का हमारे दिमाग पे जो चित्रण होता है, तो उस शब्द को कहते हैं रूढ़ शब्द। अगर आप ऐसे भी ना समझे हो तो थोड़ा मैं और डीपली अगर जाऊं तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ, जैसे आपने किसी को कहा कि आपके दोस्तों में से क्योंकि वो बहुत ही कमीना है, तो सबसे ज़्यादा कमीना, जैसे कमीना नाम लिया आपने तो जिसका चेहरा आ गया सामने और आपने उसको फिट बैठा दिया कि यही कमीना है। कमीना नाम अगर चारों में से होता कमीना तो चेहरा उसका सामने आ गया, तो यानी कि वो कमीना और उसका चेहरा जो कॉम्बिनेशन है कि आपके लिए उन चारों में से कमीना सिर्फ उसी के लिए फिट बैठता है। ऐसे ही जैसे हमने कहा ईंट, तो ईंट क्या है, ईंट है रूढ़ शब्द। ईंट क्या है, ईंट रूढ़ शब्द है। ईंट का चित्रण हमारे माइंड में कैसे आता है कि एक लाल पत्थर के जैसा होगा, वो ईंट है। तो इस तरह से रूढ़ शब्द कौन है, तो रूढ़ शब्द देखिए कमल है, क्योंकि कमल जब हम नाम लेते हैं तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे जो हो, लेकिन उसका दृश्य हमारे मन में आता है कि इस तरह से वो होगा कमल, कि ये कमल बना होगा। ठीक, अब देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो होते हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है रूढ़ शब्द, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर मतलब योग होकर जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं यौगिक शब्द। तो इसमें देखो विद्यालय जो है वो है यौगिक शब्द। तीसरा जो होता है वो होता है योग रूढ़। क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक, 2 शब्दों से मिलकर बनता है और ये अर्थ किसी तीसरे विशेष का देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पंकज है, पंख मतलब क्या होता है, आज आप यहाँ पे हिंदी जान जाएंगे कि हिंदी में कितना दम है। पंकज, पंख मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में देखो कीड़े भी जन्म लेते हैं, कीचड़ में कमल भी जन्म लेता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, पंकज ये तीसरा अर्थ दे रहा है, ना तो कीचड़ का अर्थ दे रहा है और ना तो जन्म लेने वाला का अर्थ दे रहा है। अब पंकज मतलब कीचड़ में जिनका जन्म होता है, जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन कौन है, जल में देखो मछली भी जन्म लेती है ना, कमल भी जन्म लेता है। तो जलज, मछली, कमल 2 चीज़ें तो आपके ऐसे ही माइंड में है। तो ये तीसरे शब्द को इंगित करती हैं, तीसरे वस्तु के इंगित करती हैं। ना तो ये जलज अगर हमने कहा तो ना तो ये जल को इंगित करेगा और ना ही जन्म लेने वाले को इंगित करेगा। ये जल में जन्म लेने वाले को इंगित करेगा। जैसे हुआ क्या, जलज मतलब कमल, ये कमल को इंगित करता है। तो इस तरह से ये हुआ, ये दोनों हुए कौन सा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। विद्यालय हुआ क्या, ये हुआ यौगिक शब्द। और डी जो कमल हुआ ये हमारा आंसर हुआ और ये हुआ रूढ़ शब्द। मैंने देखो शब्दों रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं और उन तीनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न, आगत। आगत शब्द से संबंधित हैं, ये आगत शब्द से संबंधित हैं। तो कौन से शब्द संबंधित हैं, ये विदेशी शब्द संबंधित हैं जो अभी हमने कि का, ख, ग, ज और फा, ये 5 ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ हैं। देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। कवि का स्त्रीलिंग सही शब्द होता है कवयित्री। तो वर्तनी से संबंधित ये प्रश्न आपको मिल गया और लिंग से संबंधित भी आपको ये प्रश्न मिल गया। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, तो वाक्य में से का कारक क्या है, तो ये कारक है करण कारक, क्योंकि जिस माध्यम से काम हो, जिसके द्वारा काम हो, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पे होता है करण कारक। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है। तो देखिए इसमें दिया है ने, के लिए, से और को, तो इसका आंसर होगा डी को, क्योंकि
कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्ता ने। कर्म का है को, कर्म का को। करण से है, करण का है से। और संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कारक है के लिए, के लिए। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, को। संधि से संबंधित भी प्रश्न हमने इसमें डाल दिया है। क्या है? वाग्जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही संधि विच्छेद देखिए, इसमें संधि पूछनी चाहिए कि वाग्जाल में कौन सी संधि है, तो इसमें है व्यंजन संधि। और इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद है वाक और प्लस जाल, वाक प्लस जाल। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग संधि देखो, निरंतर, महिष, जगदीश, दिग्गज। दिग्गज में व्यंजन है, जगदीश में जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश है जगदीश। दिग्गज में क्या है? दिक प्लस गज, व्यंजन संधि, ये भी व्यंजन संधि है। महिष में क्या है? मही और फिर ईश, महिष हो गया। निरंतर में क्या है? निह प्लस अंतर, तो ये हो गया हमारा विसर्ग संधि, ऑप्शन ए। नील कमल में कौन सा समास है? तो बहुत बार पूछा गया है, इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, देखो जिसमें आपको मिल जाए उप अगर आपको उपसर्ग मिल जाए तो उसमें समास कौन सा हो जाता है? उसमें हो जाता है अव्ययी भाव समास। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई का घर होता है कि रसोई के लिए घर होता है? तो जिसमें हमें मिल जाए विभक्ति का या फिर के लिए या फिर से या फिर द्वारा, ये विभक्तियों का जिसमें से व्युत्पत्ति हो जाए, इनको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया के भेद हैं दो। कौन कौन से हैं? अकर्मक और सकर्मक। तो अब इनमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? पीना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया इसमें कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया ही रोना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकार्थी भी आता है, इसको आप पढ़ते रहिएगा। चंद्रमा, द्विज मतलब चंद्रमा भी होता है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है, द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। तो चंद्रमा भी 2 बार जन्म लेता है, पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे से लेता है, फिर अंडे से बच्चा बनता है। दांत, दांत भी 2 बार पैदा होते, कहते नहीं दूध के दांत हैं, और ये रियल दांत, वास्तविक दांत हैं। सिंह, सिंह नहीं है इसका। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर इसमें होगा डी। मूक का विलोम क्या है? तो मूक का विलोम है वाचाल, ऑप्शन बी सही। मूक मतलब होता है बिल्कुल ना बोलने वाला, वाचाल मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम है अस्थावर। जंगम मतलब आपको लग जाता होगा कि जंगम मतलब कि जंग लग गया, वहीं पे बिल्कुल जम गया, ऐसा नहीं है। जंगम मतलब चलने वाला, चलते फिरते रहने वाला। अस्थावर मतलब अस्थाई। अज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। यज्ञ नहीं, सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रात या रात्रि। तो रात्रि भी पर्यायवाची है, रजनी भी पर्यायवाची है, निशा भी पर्यायवाची है। तम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद मतलब 6 पैरों वाला, और 6 पैर किसके होते हैं? भंवरे के होते हैं, भंवरे के होते हैं 6 पद। अगला देखते हैं, पौबारह होना। पौबारह होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अत्यधिक लाभ लेना, ऑप्शन सी। मक्खन का तत्सम क्या होगा? तो मक्खन का तत्सम होगा मृक्षण, ऑप्शन डी। हस्त का
तद्भव क्या है? तो हस्त का तद्भव है हाथ, ये तद्भव है और ये तत्सम है हस्त। हाथी का क्या है? हाथी का तत्सम क्या है? तो इसकी है हस्ती। हस्ती मतलब हाथी और हस्त मतलब हाथ। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द पशु, पुस्तक, पैतृक और जूता। तो निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द है जूता। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? विरेहिणी, विराहिणी, विरेहिणी और विरहिणी। देखो बी और डी दोनों सही हैं इसमें से, तो इसका ऑप्शन आप चाहे डी लगाओ और चाहे लगाओ वी, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, कुछ विवादित प्रश्न भी देने चाहिए ताकि आपका उसमें समय भी लगे। ये ऐसा आयोग में एक करने का पूरा बहुत बड़ा गेम है। आप आयोग में किसी भी चीज़ का एग्जाम उठा के देख लीजिए जो यूपी SSS आयोग करा रहा है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं जिनका उनको आंसर सही नहीं पता होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी एक सोची समझी हमें एक चाल लगती है कि ऑप्शन गलत दे दो तो बच्चा थोड़ा जो सही बिल्कुल फ्लो में है कि वो क्वेश्चन लगा रहा है कि हाँ इसका ये होगा और वो ऑप्शन उसको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा तो छटपटाएगा ही, छटपटाएगा, पेशेंस खोएगा। 1 मिनट की जगह वो 3-4 मिनट उसमें देगा। तो इसलिए ऑप्शन भी गलत देना जरूरी है। जैसा कि हमने दोनों ऑप्शन दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से एक क्वेश्चन और मिल गया। तो देखिए पहला दिया है उज्ज्वल, दूसरा भी उज्ज्वल लिखा है, दूसरा लिखा है उज्ज्वल, और सी वाला लिखा है उज्ज्वल, और डी वाला लिखा है उज्जल। कहते हैं बड़े उज्जवल हो। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ए होगा। देखो 2 चीज़ें दी जाती हैं। जानने की इच्छा अगर इतनी ही दी जाए तब क्या होगा? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और अगर ये दे दिया जाए कि जानने की इच्छा रखने वाला पूरा, जैसे इसमें दिया गया है प्रश्न, तो वो हो जाएगा जिज्ञासु। तो इसका विकल्प क्या है? इसका आंसर क्या है? फिलहाल इसका है जिज्ञासु। आंसर इसका बी सही है, क्योंकि बात किसकी की गई है? बात की गई है इसमें जानने की इच्छा रखने वाला, तो वाले के लिए जिज्ञासु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीरसु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, अभी देखो हमने बताया था विलोम शब्द में, तो बहुत अधिक जो बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। और इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है मूक। मूक मतलब बहुत कम बोलना, बोलना ही ना जिसको। जिसके सर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। चंद्रशिखर नहीं, चंद्रशेखर यस। चक्रधर मतलब जिनके जो चक्र को धारण करते हो, चक्रधर। ये विष्णु जी का पर्यायवाची है, आप ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहण तो जानते हैं, चंद्रमा पे ग्रहण लगाने वाला। आंसर इसका क्या होगा? चंद्रशेखर। और चंद्रमा किसके सर पर है? तो चंद्रमा है भगवान शिव के सर पे। तो इसीलिए भगवान शिव का पर्यायवाची भी क्या है? उनका पर्यायवाची भी है एक चंद्रशेखर। नहीं, सिर का पर्यायवाची क्या है? तो सिर का पर्यायवाची मौली भी होता। मौली क्या? मौली। तो एक बार एक शब्द और बनता है इसका, चंद्रमौली। चंद्रमौली, चंद्रमौली मतलब जिनके मौली पे चंद्र हो, जिनके ललाट पे चंद्रमा हो। तो उन कौन किसके ललाट पे है? तो ये है शिव जी के ललाट पे है। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया? चंद्रमौली। तो ये शिव जी की हो गई। देखिए शिव और शिवा, शिव और शिवा। शिवा मतलब क्या होता है? शिवा मतलब होता है पार्वती। शिव मतलब भगवान शंकर। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, या आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। अब एक चीज़ आप कॉमन सेंस लगाइए कि आंखों से देखी घटना है, इसमें से का जो प्रयोग है ये अनावश्यक है। यह आंखों देखी घटना है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी थोड़ा अनावश्यक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह आंखों द्वारा, तो इसमें द्वारा भी आ रहा है। देखी सुनी घटना है, आंखों से कोई सुनता कैसे है? तो इसका विकल्प मेरे हिसाब से बी वाला सही होगा। यह आंखों देखी घटना है।
अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है 22। और आज का ये लास्ट प्रश्न है आपके इस टेस्ट सीरीज का कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको मैं बना के देता हूँ। क्या खड़ी बोली को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कौरवी। तो चाहे आ जाए हिंदी खड़ी बोली और चाहे आ जाए कौरवी, इनका जो विकास हुआ है तो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन इसका सी सही है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग अगर इसको पूरा देखे हैं तो कितने प्रश्न आपके आउट ऑफ 37 सही हुए हैं। तो जितने आपके सही हुए होंगे वो कमेंट कीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि 35 छूना तो बड़ी मुश्किल की बात है, आप 30 नहीं क्लियर किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपके 37 में 37 सही हों। इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, तो उम्मीद है आप मेहनत करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए और पढ़ते रहिए।